हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पिछले पीरियड में हमने राज्य सरकार चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि संघ राज्य व्यवस्था में दो स्तरों पर शासन संस्थाएं कार्यरत करती हैं, जिसमें से राष्ट्रीय स्तर पर जो है केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 29 घटक राज्य हैं और वहाँ का शासन जो है वह वहाँ की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसी क्रम में हमने महाराष्ट्र के बारे में देखा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद इस तरह से दो सदन हैं, जिसमें हमने विधानसभा के बारे में अध्ययन किया था कि विधानसभा जो है वहाँ पे किस तरह से सदस्यों का चुनाव होता है और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इसी के साथ साथ हमने विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ा था। दूसरा, विधान परिषद, तो महाराष्ट्र के विधान परिषद के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि यहाँ पर कितने जो है सदस्य होते हैं और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। और इसके अलावा हमने ये भी अध्ययन किया था कि विधान परिषद जो है यह कभी भी पूर्णतः विसर्जित नहीं होता है। हमेशा यहाँ पे 2 सालों के बाद यहाँ पर कुछ लोगों को, या जिसे आप कह सकते हो कि कुछ हिस्से में वहाँ पे लोगों को निवृत्त किया जाता है और उनके जगह पर उतने ही लोगों की नियुक्ति की जाती है। आज जो है हम देखेंगे महाराष्ट्र की कार्यकारी मंडल की, महाराष्ट्र का जो है कार्यकारी मंडल किस प्रकार से कार्य करता है। तो महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है हमारा कि महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में किसका समावेश होता है। तो महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। अब देखेंगे हम कि राज्यपाल कौन है। तो केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, अर्थात नाम के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार घटक राज्य में राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है केंद्रीय स्तर पर, तो उसी तरह से राज्य स्तर पर होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है यह राज्य घटक का नामधारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो हमें आंसर मिलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। जब तक उसकी इच्छा है तब तक वे पद पर रह सकते हैं, अर्थात राज्यपाल जो है वह जब तक अपने पद पर कार्यरत रहना चाहता है वह तब तक रह सकता है। राज्यपाल को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होता है। जैसे इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी कानून या विधेयक जब बनता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह कानून जो है वह लागू नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब विधानसभा और विधान परिषद द्वारा
कोई भी विधेयक या कानून पारित किया जाता है तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही उसे कानून में परिवर्तित किया जाता है। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। अर्थात यहाँ पर जो हमने देखा कि विधान परिषद और विधिमंडल, तो विधिमंडल का जो सत्र बुलाया जाता है, जो मीटिंग बुलाई जाती है, वह बुलाने का अधिकार केवल राज्यपाल को प्राप्त है। जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल अध्यादेश निकालते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अध्यादेश निकालने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अध्यादेश निकालने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल, या जैसे टिप्पणी के लिए लिखो के लिए पूछा जा सकता है राज्यपाल कि राज्यपाल पर टिप्पणी लिखो, तो इस तरह से आप पॉइंट्स लिखोगे। पहला पॉइंट, केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति, ये भी नहीं, पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जब तक इसकी इच्छा हो, जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वे पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता तब ऐसी स्थिति में कोई कानून बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल जो है उसका अध्यादेश निकाल सकता है। दूसरा एक प्रश्न बनता है कि राज्यपाल के कार्य बताइए। अब राज्यपाल का कार्य क्या है? यहाँ पर जो है उसका उत्तर है कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होते हैं। दूसरा है, विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता तब ऐसी स्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता हुई तो राज्यपाल उसका अध्यादेश निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है ये राज्यपाल के कार्य हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, अर्थात जो पूर्ण रूप से जो दल जीतता है, उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसका चुनाव होता है? तो विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं, अर्थात जो उनके पक्षधर हैं, जिन पर उन्हें विश्वास है, ऐसे लोगों की नियुक्ति वह मंत्रिमंडल के लिए करता है। तो प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की तरह खाली स्थान भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो हमें उत्तर मिलता है मुख्यमंत्री, कि मुख्यमंत्री जो होता है वह प्रधानमंत्री की तरह ही कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से राज्य की सरकार को मुख्यमंत्री चलाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार की
राज्य सरकार को कौन चलाता है? तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार को मुख्यमंत्री चलाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए भी हमको क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य की सरकार को खाली स्थान चलाते हैं। यहाँ पे है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है वह सरकार को चलाते हैं। अब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य कौन से हैं। तो सबसे पहला कार्य है मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल की निर्मिति। इसके बाद दूसरा कार्य है विभाग वितरण। तीसरा यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्य है विभागों में समन्वय। और चौथा है राज्य का नेतृत्व करना। तो ये सारे कार्य जो हैं यह मुख्यमंत्री के हैं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल की निर्मित किस प्रकार से करता है। तो जब उसे बहुमत सिद्ध होता है तो बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। अर्थात मुख्यमंत्री जो है वह अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिमंडल को अधिकाधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए सभी क्षेत्र और विविध सामाजिक घटक जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि का समावेश करना पड़ता है। ये नहीं कि मंत्रिमंडल जो उनके पसंद वाले लोग हैं उनको उन्होंने चुन लिया, नहीं, उसमें उन्हें सभी क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। विविध सामाजिक घटक जो हैं उनके सदस्यों की भी नियुक्ति वहां पर करनी होती है। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। अगर यहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अगर पूर्ण बहुमत से कोई भी पार्टी नहीं जीतती है तो यहाँ पर क्या करते हैं कुछ दल, जैसे दल कौन से हैं? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सपा, राइट। तो इस तरह से ये जो दल हैं, अलग अलग प्रमुख दल हैं, तो ये सभी दल, अगर जैसे बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, भाजपा को बहुमत नहीं मिला, तो उसने सपा वाले से मिलकर, दोनों भाजपा और सपा दोनों साथ मिलकर गठबंधन करके अपनी सरकार बनाते हैं। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री को सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है। तो इस तरह से मंत्रिमंडल की निर्मित जो है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अब हम दूसरा देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है किस तरह से अपने विभाग का वितरण करता है। तो पहला कार्य तो मुख्यमंत्री का होता है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना। अब मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया तो सभी जो कार्यभार है उसे उस मंत्रिमंडल के सदस्यों में वितरित करना। तब देखते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री प्रमुख जो मंत्रिमंडल है उसे किस तरह से कार्य को विभक्त करती है। तो मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण करते हैं कि किसको कौन सा भाग देखना है। और वितरण करते समय मंत्रियों का वहां पर ध्यान दिया जाता है कि मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल कितना है, क्षमता कितनी है, उनकी लोक भावना क्या है, उनको लोक भावना को समझने की शक्ति है या नहीं है, नेतृत्व करना आदि बातों पर विचार करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विभाग वितरण करते समय मंत्री को
या मुख्यमंत्री को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? यहाँ पे हमको उत्तर मिलता है कि विभाग वितरण करते समय मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को मंत्रियों का राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय कौशल, उनकी लोक भावना को समझने की शक्ति और नेतृत्व आदि पर विचार करना पड़ता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से विभागों में समन्वय बनाकर रखना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार चलाने का, जैसे देश को चलाने का मुख्य जो उत्तरदायित्व होता है वह प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरह से यहाँ पर राज्य को, विधानसभा को चलाने के लिए विधानसभा का उत्तरदायित्व जो होता है यहाँ पर मुख्यमंत्री पर होता है। विविध विभागों में आपसी सहकारिता, सामंजस्य और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है और इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो यह जो है सभी विभागों में समन्वय, क्योंकि जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सरकार को सुचारू रूप से चलाना एक मुश्किल कार्य होगा। इसलिए यह जो है सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि विभागों में समन्वय बनाकर रखना, ताकि सरकार का जो देश का कार्य है, राज्य का कार्य है, वह किसी भी स्वरूप में बाधित न हो। अब हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे राज्य का नेतृत्व कि किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वह अपने राज्य का नेतृत्व करता है। तो प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं उसी प्रकार से मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि देश का नेतृत्व कौन करता है? तो उत्तर मिलता है कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। दूसरा प्रश्न बनता है रिक्त स्थान के लिए, राज्य का नेतृत्व खाली स्थान करते हैं, कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है। जैसे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, तो यहाँ पर जब महाराष्ट्र राज्य की बात आती है तो यहाँ पर महाराष्ट्र का राज्य का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी करते हैं। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नई नीतियां बनाते हैं। अर्थात वह जो है अपने राज्य को समझता है और उसके राज्य के लिए क्या परेशानियां हैं उसे समझकर उसका नेतृत्व और उसके अनुसार वह नई नीतियां निर्धारित करता है। राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर हमारी समस्याएं सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निराकरण
केवल राज्य सरकार करती है, अर्थात मुख्यमंत्री करती है। राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उस पर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं तब जनता को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जनता और प्रधानमंत्री दोनों को जोड़ने वाली कड़ी जो होती है वह मुख्यमंत्री होती है। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यहाँ पर प्रश्न बनता है कि खालिस्तान राज्य भारत का एक विकसित राज्य है, तो उत्तर के लिए हमको मिलता है महाराष्ट्र, जिसमें शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है, अर्थात सबसे पहले इन सभी क्षेत्रों के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि जब सेवा होगा, उद्यम होगा, रोजगार होगा, व्यवसाय होगा, सेवा क्षेत्र होंगे, स्वास्थ्य सेवा होगा, सामाजिक सुरक्षा होगी, तब जाकर देश की प्रगति की जा सकती है। आतंकवादी गतिविधियां और कुछ भागों में नक्सलवादी चुनौतियां, यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर भी एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं? तो राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां आतंकवादी गतिविधियां और नक्सलवादी आंदोलन, ये दो गतिविधियां जो हैं यह सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री कार्य करता है। अब दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि विभागों का वितरण करते समय मुख्यमंत्री किन बातों पर विचार करता है? अब ये संक्षेप में उत्तर के लिए पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर फिर हम विभागों का समन्वय देखेंगे कि किस पर विचार करता है। तो यहाँ पर एक है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए मुख्यमंत्री को विविध भागों में विवाद दूर करके सभी विभाग एक ही दिशा में कार्य करते रहे, इसका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।